आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देखेंगे। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पे एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उनका व्यास है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे एक अर्धगोला है इस तरह से और फिर एक इस जगह पे अर्धगोला है, ठीक है। अगर इसको काट के हम लोग बाहर कर देंगे तो ये बेलन बचेगा। और इसका जो कुल लंबाई है ना, इसका कुल लंबाई 14 mm है। और जो आपका व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है, कहाँ चला गया, इसका व्यास है 5 mm। मतलब इसका जो व्यास है 5 mm, तो इसका जो रेडियस होगा वो 5/2 होगा। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वही करेंगे। वैसे इसका निकालना क्या है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना, तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखिए अर्धगोला के गो है, दो गो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो दो गो अर्धगोला का सी एस ए निकलेगा, प्लस एक बेलन है, बेलन का भी सी एस ए निकलेगा। सी एस ए मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि दो अर्धगोला है तो इसमें दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, और एक बेलन बन रहा है बीच में, तो बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख लेते हैं दवा का एक कैप्सूल बेलन, यानी कि कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या मतलब आर, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5/2, या इसको लिख सकते हैं 2.5। और यही बराबर हो जाएगा, ये जो त्रिज्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ये भी रहेगा 2.5 और ये भी रहेगा 2.5। दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम रहता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि दोनों ही अर्धगोला का क्या है, रेडियस है। तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5, ठीक है। और ये जो रेडियस है दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो रेडियस है दोनों के लिए, मतलब कि ये बेलन का भी रेडियस हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या और ये अर्धगोला का त्रिज्या दोनों ही क्या है, सेम है। अब देखिए, अब निकालना है हमको बेलन का, क्या चाहिए, बेलन का निकालना वक्र क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो अपने पास पाई का भी वैल्यू 22/7 ले लेंगे, और आर का भी वैल्यू दिया हुआ है 2.5। लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए करेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मान लिए, एच मान लिए। तो एच कैसे निकलेगा, चूंकि टोटल लेंथ कितना है, 14, टोटल लेंथ है 14, माइनस करेंगे। अब देखिए 2.5, ये वाला हाइट भी हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा, तो ये वाला हाइट भी माइनस होगा और ये वाला हाइट भी माइनस होगा। क्योंकि ये दोनों इससे जुड़ा हुआ है ना, हमको बेलन का सिर्फ निकालना है, तो ये वाला हाइट भी माइनस, मतलब ये रेडियस भी माइनस हो जाएगा, ये वाला रेडियस भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 × 2.5। दैट मीन्स 14 में से कितना जाएगा, 14 में से 2.5 × 5, 2.5 × 2 हो जाएगा, तो कितना, यानी कि 5 बचेगा। ये हो जाएगा 9 mm। 9 mm क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई। अब हमको निकालना है आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस
दो गुना, ये अर्धगोला दोनों पर है ना, दोनों तरफ अर्धगोला है, तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2 है, चूंकि 2 अर्धगोला तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2πr/h प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 4πr²। कुछ कॉमन निकलेगा क्या? कॉमन बिल्कुल निकल जाएगा, 2πr कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। तो 2 निकालेंगे, पाई निकाल देंगे, आर भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2πr बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे h बचेगा, प्लस 2 का पारा में 4 कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा। पाई निकल चुका है, 2 आर है, तो सिर्फ 2r बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना पाई के जगह में कितना रखना है? 22/7। आर के जगह में क्या रख लेते हैं? आर के जगह में हम लोग रख लेते हैं 5/2 ही, चूंकि दोनों तो वैल्यू सेम है, 2.5 भी रखिए या फिर 5.5/2 भी रखिए, तो कोई मतलब उससे है नहीं, तो 5/2 ही रख लेते हैं। फिर h के जगह पे क्या है? h के जगह पे अभी क्या निकाला गया? 9, तो 9 प्लस 2r, आर के प्लेस पे कितना वैल्यू है? आर के प्लेस पे 5/2, तो इंटू कर देंगे 5/2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, h का वैल्यू यहाँ पे कितना था? h का वैल्यू अभी हम लोग लाए थे कितना? 9 mm, तो यहाँ पे लिखा गया 9, प्लस है तो प्लस के जगह पे +2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। फिर दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई है r, तो r कितना है? 5/2, तो 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5/2 क्यों लिखें? क्योंकि ये से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज इसमें। तो 2 × 22/7 इंटू 5/2। अब इसको कट करेंगे तो 9 प्लस ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 9 + 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा अपने पास? ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? 22 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11 बटा कितना? 7, 110/7। फिर गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और 1 11/7 हो गया। और इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 7 से 2 बार में 14 कट गया। अब अपने पास क्या आया? 110 गुना 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूना 22, एक जीरो था, जीरो बैठा दीजिए, mm है तो mm का स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। ये कैप्सूल वाला वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्सूल वाला बराबर एग्जाम में देते रहता है, तो ये आ, आपका 10th बोर्ड का एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब देखिए, बेलन के आकार का है, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, मतलब बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 2.1, ठीक है, 4 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास, मतलब ये जो 2.1 दिया है ये ऊंचाई है, ये 2.1 ऊंचाई है, और उसके बाद में ये व्यास 4 मीटर है, व्यास यहाँ पे 4 मीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है, ठीक है। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो तंबू बना है इसके लिए कितना कैनवास लगेगा उसका आपका क्षेत्रफल निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे, कोण का सी एस एन निकाल लेंगे। ये जो कोण है यानी कि शंकु है, इसका सी एस एन निकाल लेंगे। शंकु का सी एस एन क्या होता है? यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, और इसका सी एस एन निकाल लेंगे। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। दोनों को जोड़ देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो बारी बारी से लिखते हैं जो जो चीज गिवन है। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
अब क्या है, सबसे पहले लिख लेंगे बेलन का त्रिज्या। अब बेलन का व्यास दिया हुआ है ना, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है भाई? बेलन का व्यास कितना है? 4 मीटर। ठीक है, तो इसलिए बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसलिए बेलन का त्रिज्या यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसका हाफ हो जाएगा, 4 है तो ये 2 मीटर हो जाएगा। और ये बेलन का जो त्रिज्या है किसके बराबर हो जाएगा? किसका त्रिज्या के बराबर हो जाएगा? शंकु का भी त्रिज्या है, तो इक्वल टू लिख देंगे शंकु का त्रिज्या। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर लिख दिए। अब उसके बाद में क्या है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी लिख लेते हैं। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है? तो 2.8 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या निकालना है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो वही चीज लिखते हैं। इसलिए तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल, शंकु का CSA प्लस बेलन का CSA। CSA का मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इक्वल के नीचे इक्वल डाल देते हैं। शंकु का CSA क्या होता है? तो पाई आर एल प्लस बेलन का CSA क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। दोनों के ऊपर सेम है, अध्यारोपित है, तो कुछ कॉमन निकल जाएगा, तो अपना पाई निकल जाएगा कॉमन, आर भी निकल जाएगा कॉमन। अब अंदर में क्या बचा? एल प्लस 2 पाई आर निकल गया है, तो एच। पाई के जगह पे क्या रखना है? कुछ दिया हुआ? कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो 22/7। आर कितना है? आर है आपका 2 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। एल कितना है? एल है 2.8, तो 2.8 प्लस 2। एच कितना है? तो एच है 2.1। एच किसका है? बेलन का एच कितना है? 2.1 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.1 और ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो 22/7 गुना 2 ब्रैकेट क्लोज, तो 2.8 प्लस 21 दूना कितना होता है? 42 होता है, तो 4.2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44, 22 दूना 44/7 लिख दिए, और गुना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया, पॉइंट 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 से ये 7 कट गया। क्या बचा? ये बचा 44 मीटर है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर ये लगेगा तंबू बनाने में कुल कैनवास की मात्रा, तो 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोलता है? 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए, तो इसलिए लिखेंगे कैनवास का लागत बराबर लागत कैसे निकलेगा? ये जो 44 है, ये 44 को 500 से गुना कर देंगे, इक्वल टू 44 गुना 500। इक्वल के नीचे इक्वल डाल देंगे, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 और 2 22 और 2 गो 0, तो इतना रुपया लगेगा आपका लागत। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे।